अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का सरबराही इजलास, काउंसिल ऑफ हेड्स जो कह दिया, हुआ और इसका एक एलामिया भी आ गया। कुछ नुकात पर बात हुई है कि इसके आगे कुछ सेक्रेटेरिएट बनाने की भी बात हुई, लेकिन एलामिया में ज़्यादा फोकस इसलिए भी किया कि इक्तसादी डायलॉग का आगाज़ किया जाए और बाहमी जो गुडविल कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जाए। और काउंटर टेररिज्म की भी चूँकि ख़ास तौर पे बात हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। तो इसमें हर एक ने अपना अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। भारत के भी वज़ीर ख़ारजा आए। कभी कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं जी ऑप्टिक्स के लिहाज से तो ये एक बड़ा इवेंट था, इसके आगे जाके क्या पेस अख्तियार करता है, इसको कंसोलिडेट करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स शायद डिफ़ाइन होना बाकी हैं जो एक रीजनल कोऑपरेशन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उसमें हम किस हद तक हम कामयाब हुए हैं और आगे अगले साल चूँकि रूस में इसका इजलास हो रहा है और रूस को सदारत मिली है SCO की, तो क्या SCO को काउंटर पॉइंट बन सकता है? अगर मिलिट्री तो एक अलायंस नहीं है वो, तो क्या इकोनॉमिक काउंटर पॉइंट बन सकता है जो वेस्ट का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस या दबाव है एशिया पे? तो आज हमने स्टूडियो में एक मौजूद तरीन पैनल हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जो जिनकी बड़ी गहरी नज़र है इन तमाम मामलात पे। मैं उनका तारफ़ कराता हूँ। हमारे पहले मौजूद मेहमान हैं जनाब डॉक्टर कैस असलम, सीनियर तज्ज़ियाकार और मारूफ माहिर इक़्तिसादी है। जनाब डॉक्टर साहब हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एक्स डायरेक्टर जनरल टेफ्टा। बहुत शुक्रिया जनाब आप भी तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ये इज इट अ काउंटर पॉइंट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट? इसमें वो कैपेसिटी है? शुक्रिया मियां साहब, कैपेसिटी तो नहीं है। अच्छा, मगर हाँ बात खुल के बनी, कोई बात बनी तो इसीलिए थी, ठीक है। मगर मुसीबत ये है कि इसके अंदर ही कुछ फरीक ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, मैं यानी वो डबल क्रॉस कर रहे हैं। मगर दो बातें करना चाह रहा हूँ। पहली तो ये है कि पॉपुलेशन वाइज ये 60% दुनिया का पॉपुलेशन इन मुल्कों में। 60% या 40%? 60। अच्छा, चाइना, हाँ चाइना, इंडिया, ये दोनों मिला के पाकिस्तान, ये 3 अरब से ज़्यादा हो जाते हैं। और ईरान। जी जी। सेंट्रल एशिया की तो ज़रा कम है। दूसरी बात कि यही मुल्क की टेरिटरी भी जी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, शायद 5% शायद बनती हाँ है जी, टोटल वर्ल्ड, ठीक, जिसमें और फिर एनर्जी रिसोर्सेज भी। हाँ, सेंट्रल एशिया नेचुरल रिसोर्स, जी नेचुरल रिसोर्सेज जो टेरिटरी के साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी रिसोर्सेज रशिया के, सेंट्रल एशिया के, ईरान के। जो बड़ी बात है वो ये है कि वो जो चाइना का है विजन एक्सेस, ये जो कॉरिडोर्स का के जरिए जो कॉरिडोर को एक्सपेंड करने को इंडिया, ईरान, पाकिस्तान के जरिए अगर वो हो जो रूस का एक ख्वाब था जी, और वाटर तक जाने का, हमारा एक्सेस जो है यूरोप की तरफ थ्रू सेंट्रल एशिया। और बड़ी बात ये हुई है कि अब बेलारूस को भी इसका मेंबर बना दिया गया, तो ये सिर्फ एशिया का नहीं रह गया, यूरोप भी आ गया, यूरो एशिया बन गया है। और अफगानिस्तान और मंगोलिया जो हैं उसके एडवाइजर मेंबर हैं, हालांकि बुलाए नहीं गए, ठीक है, और वो टेररिज्म की वजह है एंड सच फोर्थ। जी। मगर सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी के पैरेलल एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, उसमें भी पाकिस्तान ने दरखास्त दे दिया ना मेंबर बनने की। तीन मेंबर तो हैं ना जी, 4, रशिया, इंडिया, चाइना, इंडिया और ईरान, जी, ये दोनों के मेंबर हैं, ठीक है। मगर जो रोल इंडिया का है, क्योंकि ये SCO तो एक डिफेंस भी है, कुछ ख्याल ये था कि नेटो के बराबर आ जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं और इसमें 4 तो न्यूक्लियर पावर्स हैं, और शायद ईरान को भी मिला, और फिर हमारा वो आपस में ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी भी है ना जी, हम इकट्ठे जुड़े हुए हैं। तो नेटो भी तो ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी एंड सच फॉर EU। मगर जो रोल इंडिया का है
वो है कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका, इंग्लिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान उसमें है, जो चाइना की बढ़ते हुआ मिलिट्री इन्फ्लुएंस के खिलाफ है, उसको काउंटर करने के लिए। जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ वो ब्रिक्स और एससीओ का मेंबर भी है और दूसरी तरफ उस ऑर्गेनाइजेशन का भी है और अमेरिका से टेक्नोलॉजी डिफेंस पैक्ट भी है। तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, जो बात नहीं करने को, ये पहली दफा हुआ है बड़े सालों बाद कि हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। ये भी थो तो नजर आया आपको जी, चले कॉस्मेटिक थो सही, वो आना था। ठीक है, आफ्टर ऑल अगर इंडिया में होगा तो पाकिस्तान का भी जाएगा। देखें, अगर वो आइसोलेट अपने आप को करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, तो और वो ख्याल था कि वो एक सऊदी अरब और यूएई के थ्रू बेल्ट बनाना चाहते थे, मगर वो भी पाकिस्तान और ईरान के थ्रू ही जा सकती थी। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट तो वो तो है, बट एट द सेम टाइम देर लगती है ना, जब तक आप सब सेम पेज पे ना हो। ठीक है, और कोई ना कोई आपके एजेंडाज वेस्ट के साथ मिलते हो। हमारा भी प्रॉब्लम यह है कि हमने कर्जे आईएमएफ के थ्रू लिए हैं, चाइना से डेफर करवाए हैं, अमेरिका आईएमएफ के थ्रू हमें कहता है कि चीन क्या सी पैक को पीछे ले जाओ, रूस के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती ना करो। हाँ जी, और साथ हम अच्छा डॉक्टर साहब मैं आऊंगा अभी मैं आऊंगा अभी इस मरतबा जो चीन के वजीर आजम के साथ डेलीगेट्स आए थे, उनमें जो अब यूएसएआईडी और डीएफआईडी या एफसीडीओ की तर्ज का एक उन्होंने भी एक इंटरनेशनल एड का एजेंसी बनाई है, जिसमें वो कह रहे थे मुझे चीन के बड़े कि जी ये हमारा ग्वादर एयरपोर्ट फंडेड एडेड है हमारा। चलें इस पर मैं आऊँगा बाद में। अभी पाशा साहब ये इसमें एक जो मगरिब का एक बढ़ता हुआ वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो क्लाउड और इन्फ्लुएंस था, वैसे तो वो इंटरवेंशनिस्ट थीम वहाँ डोमिनेट करती है ना, अमेरिका लेड जो है, तो या उसको काउंटर करने की ये किस हद तक इसमें आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी है या बन जाएगी, या इसका जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है आगे बढ़ने की? मियाँ साहब, मैंने एक चीज़ को स्टडी किया है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका ने जो सुप्रीम पावर होने का दावा किया था, उसका उसने जो डेमोन्स्ट्रेशन दी थी वो गल्फ वॉर थी। गल्फ वॉर के अंदर उसने जो अपनी फायर पावर है उसको अनलीश किया। हाँ, और उसने बताया कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका वॉज एंड इज ए बिग पावर। अमेरिका की जो उसका डिक्लाइन अभी शुरू नहीं हुआ, डिक्लाइन तो शुरू है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल के जिस यानी विशुअल थिंकिंग के तौर पे मैं आता हूं। अच्छा, इसको अब ठीक है, बेसिकली डिक्लाइन समझ रहे हैं ना? ठीक है, असल में वो चाइना का राइज है। हाँ, जिसको हम यानी बाय डिफॉल्ट समझ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट समझ रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है। अदरवाइज हम देखते हैं कि इस वक्त जो जीडीपी लेवल है, जो आर&डी की स्पेंडिंग है, हाँ, जो मिलिट्री डिक्टेशन पूरी दुनिया में दी जा रही है, वो अमेरिकन की है। और जो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। ये बहरहाल एक दूसरा सब्जेक्ट है। चाइना, जब अमेरिका ने सुप्रीम पावर होने का दावा किया और फिर गल्फ वॉर के अंदर उसने अनलीश किया अपना फायर पावर, मिलिट्री माइट, ठीक है, और फिर उसने कहना भी शुरू कर दिया था कि वी विल रीडिफाइन द जियोग्राफी ऑफ द रीजन्स। मिडिल ईस्ट की हम ज्योग्राफिया। पाशा साहब, उन्होंने एक लॉ भी पास किया हुआ है ना, वो ऑथोराइजेशन ऑफ कोई जी, जिसका कोई इस तरह का नॉमेनक्लेचर है, तो वो उन्होंने किसी जगह पे जाके हिट कर सकते हैं, ठीक है, किसी टारगेट को जो हमारे इंटरेस्ट, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का उन्होंने एक बिल पास किया हुआ है कि हमें जहां से खतरा होगा, जी जी, हम वहां जाके स्ट्राइक करते हैं, हम वहां जाके स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने ये कह दिया। और इसके पीछे ये कोई अमेरिका ने ये जो दावा किया था, ये कोई हवाई बात नहीं थी। इसके पीछे आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी था। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, पॉल हमिंगटन की जो हंटिंगटन की जो आई थी,
उनकी बैक बाची है एंड ऑफ द हिस्ट्री, खलेंगे तो और फिर जो एंड ऑफ द हिस्ट्री की बात, एंड ऑफ द हिस्ट्री, हैनिंगटन है। हाँ, नहीं वही मैं, अच्छा फिर एंड ऑफ द हिस्ट्री की जो बात की गई, उन्होंने कहा जी कि अब खत्म, तारीख खत्म हो गई, हमारे पे आगे खत्म हो गई, अब व्हाइट मैन की सुप्रीमेसी हो गई। ठीक है। चीन ने इस दौरान अपने आप को इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्होंने मजतमा किया पहले मुजतमा किया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और 2010 में चाइना ने अनलीश किया अपना इकोनॉमिक ऑर्डर BRI की सूरत में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की और साथ जो फिलॉसफी उन्होंने बताई, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, अल्लाह वाला कनेक्टिविटी, उन्होंने कहा जी लड़ाई नहीं, नो लड़ाई, नो अग्रेशन, पैसे लेने नहीं है, हम पैसे लेके आए हैं। तो उन्होंने ऐसे किया कि मंजी पीढ़ी नहीं ठुका लो, जैसे हम कहते हैं मंजी पीढ़ी ठुका लो। उन्होंने कहा तरक्की करा लो, इन्वेस्टमेंट करा लो। $800 बिलियन का ये मंसूबा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी $800 अरब उन्होंने साइड पे रख दिए बैनुल बरे आजमी कॉरिडोर्स के लिए। ठीक है। 3 बर्रे आजम, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, उसको उन्होंने किया। ये जो SCO है, ये चाइना की उस एम्बिशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है। और ये किसी का मुकाबला नहीं है, किसी के मुकाबले पे नहीं है, किसी को डाउन करने के लिए नहीं है। सही है। ये सिंपल अपने आप को प्रॉस्पर करने, यानी आपका राइज दूसरे को वैसे डाउन कर देता है। ये तो ठीक है। चाइना ने इनका हांगकांग लेना भी यानी आया उनके पास, मुमकिन अगर कमजोर होते तो हांगकांग ना मिलता। हाँ। और फिर ताइवान पे आप देख लें, चाइना 1 इंच उससे पीछे नहीं हटा। बिल्कुल। और चाइना को जब भी इंस्टिगेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ये जानने के लिए कि इसकी मिलिट्री माइट क्या है, तो चाइना ने बिल्कुल हिट ऑन द नेल किया है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी मनवाया है। वो आपको याद होगा कि जो स्पाइंग हथियारा अमेरिका का उसने मार गिराया था, जी मार गिराया, और वो सारा। फिर हमने देखा कि इंडिया को उश्कल दी अमेरिका ने, अक्साई चाइना पे जो चीन का हक है, उधर भी बड़ी अच्छी खासी ठुकाई की। लेकिन आप ये देखिए कि चीन खुला दुश्मन है चाइना की राइज का। इंडिया के साथ जंगें हो चुकी हैं, 62 की फुल फ्लेज वॉर, और उसके बाद बॉर्डर क्लैशेस हो। आप कहना चाहते हैं अमेरिका खुला दुश्मन है, ठीक है, चीन की राइज का। उसके बावजूद अमेरिका के साथ चीन के तजारती और बिग लेवल पे, बहुत बड़े लेवल के, इंडिया के साथ भी उनके बड़ी सतह के रवाबत है। तो चीन की ये जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि भाई लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, मुआशी तरक्की अपनी जगह पे, आओ मिलके तरक्की करते हैं। तो SCO जो है वो चीन की उसी मैनिफेस्टेशन का एक इज़हार है। इसमें फिलॉसफी जो मेन डोमिनेट कर रही है वो चाइना की है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा अब मेरा ये कहना है कि वैसे तो इस तरह के जो मुआहदे होते हैं और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक आधे मुल्क की वजह से ही चलती हैं। ठीक जैसे नेटो देख लें, तो नेटो में क्योंकि अमेरिका का मुफाद है, तो अमेरिका उसको चलाया जा रहा है, सारे उसकी लाइन है। ठीक है। नैम थी, ऑनलाइन मूवमेंट, नैम तो अब खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इंडिया की वो खूबसूरत पॉलिसी, इंडिया का तो था जी हम नॉन अलाइन कंट्री, ठीक है। लेकिन रूस के साथ वो अलाई था अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन अमेरिका से भी वो अपने दोस्तियां करता रहा। तो चीन का भी ये मॉडल है और चीन SCO को कामयाब तरीके से लेकर आगे चल रहा है। और ये इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चीन का दुनिया को फतह करने का मंसूबा है, उसका ये एक बिग इंस्ट्रूमेंट है और ये दिन ब दिन जो है ये बिल्कुल सही बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीन का जो हम राइज देख रहे हैं इकोनॉमिक जो है, तो ये मिसाल को अभी आपने शुरू में कहा था कि इंडिया जो है वो यहाँ आइसोलेशन में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन इंडिया का जो एक स्टाइल रहा है, एक ख़ास एक हेजेमोनिक किस्म का एरिया इसी में, और गिरदो पेश में सारे मुल्कों को सैटेलाइट्स के तौर पे ट्रीट करना, तो ये एक डिप्लोमेटिक या रीजनल या ग्लोबल आइसोलेशन
का नहीं चला, या उसको देखें- प्राइड है अपनी उस देखें, ग्रोथ के ऊपर? ये जो ग्लोबलाइजेशन की फिलॉसफी जब बनी हाँ जी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, तो दो ट्रेंड्स उसमें आए। उस वक्त चीन इस लेवल पे नहीं आया हाँ, था जिस लेवल पे ठीक पाशा है। साहब ने बात की है। रूस भी नीचे गया हुआ था, रूस भी नीचे था, ठीक है, यूरोप भी अमेरिका के जेर असर ताबे ही था था। सारा, जी ताबे था बिल्कुल। इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी। तो एक तो वो WTO बना के दुनिया की ट्रेड को, जी जी जी, दुनिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, दुनिया ठीक है। के प्रॉब्लम्स को जो इकोनॉमिक हैं, जिसमें डेट भी है और पॉवर्टी भी है, जो नहीं सॉल्व हुए, इसको एक ग्लोबल लेवल पे सॉल्व करना चाहते थे। मगर फिर WTO कहीं ना कहीं उन बिग पावर्स के हाथ चढ़ गया। जैसे अमेरिका की प्रोटेक्शनिज्म जो उनकी जो न्यू पॉलिसी आई WTO में, तो फिर मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन और क्यूबा इकट्ठे हैं, वो 60 मुल्क हैं या हाँ जी। 70, जो जिन्होंने उसको नेगेट किया इन द कॉन्टेक्स्ट WTO में। मगर एक दूसरा जो इसका पहलू था वो ये था कि रीजनल बदमाश बना दिए जाए और हिंदुस्तान अपने आप को वो चौधरी रीजनल जो बात आप चौधरी कर रहे हैं हेजेमॉन के तौर बनना चाह रहा था और बन रहा था, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया और एंड सच फोर्थ। बट एट द सेम टाइम उसी दौरान रूस का रिवाइवल भी हुआ है। जो बात इन्होंने की है कि इराक में सदाम के खिलाफ जो अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है, उसी किस्म की ताकत अब रूस यूक्रेन में दिखा रहा है। जी, जी। अमेरिका और नेटो को दिखाने के लिए कि हम गिरे थे, हाँ, मरे लेकिन अब नहीं। हाँ, अब देखो कि और एक तरफ नॉर्थ कोरिया को अपने साथ लिया हुआ है, दूसरी तरफ चीन को अपने साथ लिया हुआ है, और अब SCO के साथ हमें भी वो साथ लेना चाहता है। और मगर दूसरा चीन उभर के आ गया एज अ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और वो जो बात पाशा साहब ने की है कि अपने मुल्क को इतनी उन्होंने फरावानी के साथ मईशी तरक्की दे, पॉवर्टी दूर कर दी, लोगों को अच्छा रहन सहन दे दिया कि वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल बना दिया उन्होंने। और उस मॉडल के अंदर दोनों बातें की कि हम कम्युनिस्ट सोसाइटी भी रहेंगे, हाँ। और उसके अंदर आप फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म वो भी उन्होंने लागू किया। अमीर होना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें। ठीक है, बड़ा खूबसूरत मॉडल चाइना ने दिया है, डुअल इकोनॉमी। लेकिन ये तो यूनिक नहीं है, ये कहीं भी नहीं और नहीं है। ये चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं जिसे वो। जी देखें, आप उसे कहते हैं चाइना के बारे में एक दो बातें और ईरान के बारे में भी दो बातें समझनी पड़ेंगी कि ये वो मुल्क हैं जिनकी सिविलाइजेशन कभी टूटी नहीं है। मेरा ख्याल है वो तसलसल है, वो तसलसल है। मेरा बात आपकी सही है। ये देखें ना, सिविलाइजेशन विजडम भी लाती है ना जी, दोनों चीजें। हाँ, ये जो आए थे मंगोल, उसके बेटे कुबलाई खान या चंगेज के, हम मुसलमान सिविलाइजेशन तबाह करके रख दी उन्होंने, उधर यूरोप को तबाह करके रख दिया। मगर उनका एक ही बेटा ये कुबलाई खान जब चीन को फतह किया उसने, तो वो उसने चीन की सिविलाइजेशन को उसी तरह रखा। तो एक्सटेंशन ऑफ सो कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन की जो कन्फ्यूशियस तो अभी उनके बहुत बड़े ये गाइड है। माओ, उसके बाद ये जो फ्री मार्केट का तस्वर आया जिनपिंग का, और फिर ये आ गए जो दोनों चीजें जो अब जो मॉडल बना के बैठे हैं शी जिनपिंग जो है, शी जिनपिंग। तो उसको हिस्टोरिकल सिचुएशन में देखना पड़ता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली ईरान भी यही कोशिश कर रहा है बताने की कि जी मुझे आप एक नया मुल्क ना समझे, मेरी सिविलाइजेशन वो पुरानी, बल्कि उनके लीडर्स कहते रहे जी पर्शियन एम्पायर हैं एंड सच फोर्थ। सो ये जो SCO के मुल्क हैं, और इसमें मंगोलिया को भी आप अफगानिस्तान, माजरत के साथ ब्रेक पे तरह जाना है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं।
जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर क़यास असलम और मुस्तफ़ा कमाल पाशा। पाशा साहब, ये अचीवमेंट की फौरी बात, हम अब वैसे ज़माना बहुत फास्ट ट्रैक पे चला गया, सवाल करते हैं लोग जी कोई अचीव किया हमने, क्या उसका इनकाद भी एक अचीवमेंट तो है ना इन अ वे? अच्छा, इनकाद या अभी आप रजे नहीं मुतमिन नहीं लग रहे? इनकाद का फैसला तो हमने नहीं किया ना। हमने किया ही नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है। लेकिन उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट हमने किया है, ये अचीवमेंट है, ये एक अचीवमेंट है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जिस सफारती तन्हाई का कुछ अरसा पहले शिकार था, वो खत्म हुई है। उससे निकल के ना सिर्फ हम निकल आए हैं, बल्कि हमारा जो एक ग्लोबल इमेज है वो एक बेहतर हुआ है। तीसरा, इंडिया जो हर मकाम पर हमें जलील और रुसवा कर रहा था, कि जहां पर जिस प्रोग्राम को हम कंडक्ट करने के लिए होते थे, वो कहना जी मैं नहीं आ रहा जी, इसमें वो और सार्क को भी तो इंडिया नहीं बेड़ा कर सार्क का, सार्क वाज ए वेरी गुड रीजनल कोऑपरेशन अरेंजमेंट, लेकिन वो मेरा हाल उसने आसियान से बेहतर था। मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये एक आधा ही मुल्क जो है उसको लेके चलता है और एक आधा ही उसको बर्बाद कर डुबो देता है। जैसे SCO बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है चाइना, ठीक है, और चाइना इसको, और रशिया भी गालिबन, लेकिन चाइना ने, हाँ जी, बेसिकली तो ये शंघाई तावन तंजीम, तो उसे नाम से ही लगता है कि ये चाइना की है। तो इंडिया भी मजबूर हुआ आने पर, उसका फॉरेन मिनिस्टर आया, तो ये एक पाकिस्तान की कामयाबी है। फिर ये है कि जो हुकूमत वक्त है, ठीक है, उसको क्योंकि उस पर ठप्पा एक लगा हुआ है या लगाया गया है कि ये जाली हुकूमत है, ये तंजीम का इजलास कराने से उसकी ये एक पंजाबी में कहता हूँ बैजा हो गई और इस यानी थोड़ा सा उनका इमेज बूस्ट हो गया, तो वो उस मोरल जो डाउन था वो थोड़ा उनका भी ऊपर हुआ है। अच्छा, ये तो है ऑप्टिक्स की हद तक, हाँ ऑप्टिक्स, लेकिन इससे जो बात का तो ऑप्टिक्स भी कहीं अच्छी तरफ ले जाते हैं बिल्कुल, अगर कंसोलिडेट कर सके। अच्छा, लेकिन वो बताएं कि है कि नहीं। हम मुझे लगता है कि हमने को बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया, तैयारी नहीं की अचीव करने की। अच्छा, हमारा फोकस यानी हमारा स्पेड वर्क नहीं था। जैसे 70+ मेंबरान पर मुश्तमिल रूस का जो वफद आया है, हम चीन के द्वारे रहे हैं। चीन तो हमारा ऑलरेडी एक वो ट्रस्ट वर्दी, ये वैसे प्रैग्मेटिज्म में कितने साढ़े जेब च गई है, दूसरे चाहिए था कि हम रूस को वो करते, कल्टीवेट करते, और रूस जो आया है, हाँ, इतने ह्यूज डेलीगेशन के साथ, इसका सबसे बड़ा डेलीगेशन इसी का, सबसे बड़ा रूस का था। और इस वक्त हम अगर रूस के साथ अपनी टाइज जो हैं तजारती जाहिर है, हम अगर जिस तरह हमारे सदर ने कहा कि मैं चीन जा रहा हूं, इस तरह ये कहना चाहिए था कि रूस जा कि अरे चीन भी जाएं, इस तरह कहना चाहिए था जी कि हमारा अगला जो हैफ्टी वफद है वो रूस का दौरा करेगा और हम इतने MOU साइन करेंगे, इतने ये करेंगे, इतने वो करेंगे, ताकि SCO के लैंडस्केप का पाकिस्तान को फायदा ये होता कि हमने एक नई खिड़की नहीं दरवाजा खोला है। आपका मतलब कि हमने को इसको वो कंसोलिडेट नहीं हम कर पाए, नहीं कुछ नहीं किया हमने को रास्ते खोले नहीं खोले रास्ते। चीन के साथ ही हम लगे रहे हैं, चीन का ही दौरा कर रहे हैं। तो रूस के साथ मैं समझता हूं कि हम इस चीज को अगर इस्तेमाल करते, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते, तो हमारे रूस के साथ जो खिड़की तो खुली हुई है ना ऑलरेडी, दरवाजा खुल जाता, गेट खुल जाता इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। और हम इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस में बुरी तरह फंसे हुए हैं, डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि रूस जो है वो बहुत एनर्जी रिच कंट्री है, बहुत ज्यादा। तो हम एनर्जी के मुआहदे अगर कर सकते, हम अगर ग्रेन की जो हमारी इंपोर्ट है, रूस उसका भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो हम ये इस तरह का मिक्स एंड मैच बना के अगर हमने होमवर्क किया होता तो हम इस अंदाज को लेके चल सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर मुझे तो कोई नजर नहीं आया कि हमने कोई
सॉलिड ग्राउंड वर्क और होमवर्क किया होता, ताकि हम SCO को, जो हमें सदारत मिली थी, हमें जो मेहमानदारी मिली थी, उसको हम इस्तेमाल कर सकते। चले डॉक्टर साहब ये व्हाट इज लैकिंग इन अस? इतना बड़ा आपका ब्यूरोक्रेटिक ढांचा, इतना बड़ा, फिर यह है कि आप टेक्नोक्रेट्स भी बुला लेते हैं आपने। चले अगर हम वज़ीर ख़जाना को टेक्नोक्रेट समझ लेते हैं तो उनको आप 2-3 करोड़ की तनख्वाह भी दे देते हैं या किसी को, तो व्हाट इज लैकिंग? फिर कोई ये लोग कोई किसी कहाँ पे जाके कोई पॉलिसी लॉपसाइडेड बनाते हैं हम, क्यों? ये है, या बनाते ही नहीं है? पहली बात तो मज़े की ये है कि जिस वक्त ये SCO हो रही थी और ये 10 मुल्कों के आए हुए थे, हाँ, वफूद आए हुए थे जी, और ये सारा कुछ था और एंड सच फोर्थ, उसी ज़माने में आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकी जो सोसाइटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ लगी हुई थी। तो वो जो माइंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, हाँ, आपके प्रायोरिटीज़ और हैं। इसी तरह आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और टू दैट एक्सटेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आप बीच में ले आए, वो सब वो जो कर्ज़े लेने और कर्ज़े देने और कर्ज़े माफ़ कराने के चक्रों में ज़्यादा हैं बजाय कि कोई इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेट हो जाए, टेंजिबल कोई वो सऊदी अरब लॉन्ग लास्टिंग, जी, सऊदी अरब और UAE के साथ तो आप वो कर रहे थे। वैसे तो ये रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहले भी आए थे, कुछ दिन पहले भी आए थे, हाँ। तो इनका ख्याल है कि उनसे वो बातचीत हो चुकी हुई है, जो नई बात क्या करनी है। बट एट द सेम टाइम यस, ये पहली बात ये समझने वाली है कि SCO जो है वो इकोनॉमिक कम और ये जो है डिफेंस कोऑपरेशन बॉडी ज़्यादा है। उसमें हम लैक इसलिए करते हैं इनके साथ, लेकिन इट लैक्स द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए ब्लॉक नहीं है, ये है ही नहीं, ये ब्लॉक नहीं है, बनने जा रहा है। अच्छा। बन सकेगा नहीं बन सकेगा, हाँ, अभी तो वक्त बताएगा दुनिया, हाँ, और दुनिया किस तरफ बदलेगी। ये जो यूक्रेन की लड़ाई है रूस की, इसका क्या शक्ल बदलेगी, ये क्या रीअलाइनमेंट करता है? अमेरिका के जो इलेक्शन है अगले महीने, जी, उसका रिजल्ट, हाँ, वो बहुत मैटर करता है। और फिर ये है कि ये जो हमास और इजराइल और उधर हिजबुल्लाह, ईरान को बीच में ये मैटर करते हैं, ये दुनिया को बदल रहे हैं, ये दुनिया की। अब वो जो बात कर रहे थे कि अमेरिका बादल जो मर्जी जहां मर्जी कर लेता था, तो अब वो नहीं है ना, अब ये मिसाइल और ये ड्रोन हर एक के पास आ गए हैं। ठीक है, अब बंदे तो आप मरवाते ही नहीं है, बल्कि मार देते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपने गालिब का शेर याद किया, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। यानी अगर मैं किसी को पत्थर मारूंगा, कल को मेरे सर पे भी को मार देगा। तो ये तो वही साहब हुआ ना, दुनिया जब आप मिसाइल खेलेंगे कहीं उधर से भी टेक्नोलॉजीज जो हैं, हाँ, अब तो आम हो गई ना, आम हो गई। और डॉक्टर साहब, बंदा मरवाए बगैर इसराइल ने वो देखे वो जो पेजर के जरिए किया है। हाँ जी, तो टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, मगर जो आपके जेल में है कि ईरान का खौफ है कहीं ना कहीं, सुना कि उनके अंदर मगर ईरान का खौफ ज्यादा है। इसमें मैं अभी 5 साल से लूंगा। प्राइम मिनिस्टर जिसने आना था, हाँ, उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, हाँ, क्योंकि उनको डर था कि उनके जहाज के साथ भी कुछ हो सकता है। हालांकि वो बाय रोड भी आ सकते थे, बट लास्ट मिनट में वो कैंसिल हुआ है। तो जो दुनिया में इस वक्त सडनली एक और किस्म की कोल्ड वॉर, हॉट वॉर की तरफ जा रही है, वो टेस्ट करेगी। अमेरिका और नेटो को भी टेस्ट कर रही है, रूस और चीन, और उसके साथ साथ हमारे जैसे मुल्कों को ये ज़रूरत पड़ रही है। जो बात आपने अभी की है, टच किया है, वो सवाल वही है जो इन्होंने भी इजराइल के लिहाज से की है, कि सवाल तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का है, ठीक है, कि आप दूर अंदाज में ये इन सारी जो बदलती सूरत हाल है उसको अपने एडवांटेज में, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कैसे यूज करते हैं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जब वो कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर इससे बड़ा इवेंट कर लें। वो कैपेसिटी इस्तेमाल इसलिए हो रही है कि उसको अंदर रखना है और ये एक्सटेंशन देनी है और ये करनी है। तो कैपेसिटी फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे आप प्लेयर तो छोटे से रह जाएंगे ना।
हाँ। अपॉर्चुनिटी आपको मिली, हिंदुस्तान के भी आए। हाँ। आप कोई ना कोई ये तरीका अपॉर्चुनिटी तो है। इस्तेमाल कर सकते थे कि इन सारों को कहते कि जरा बैठ के बात ऑप्टिक्स के लिए ही सही हाँ बात तो कर लेते, ठीक है। एंड सच फोर्थ। इसी तरह चीन और इसी तरह रूस और इसी तरह बाकी जो 10 मेंबर वो जो एनर्जी इवन सेंट्रल एशिया इज अ वेरी एनर्जी जायंट्स भी हैं और पर कैपिटा मोस्ट एजुकेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। हाँ सेंट्रल एशिया। उनको आपकी जरूरत है, उनको राहदारी की जरूरत है। आप उनको कह सकते थे कि ये चीन की जो बेल्ट रोड है इसमें आप भी यहाँ इन्वेस्ट कर लें। सुना है वैसे उन्होंने फेवर किया है इसकी, लेकिन ये अभी हमने होमवर्क नहीं किया ना, उन्हें एंगेज कर सकते। हाँ आप सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करते रहे। हाँ अच्छा पाशा साहब, आप भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी किस मकसद, आफ्टर ऑल दुनिया में बेशुमार बड़े बड़े बोंगे लीडर्स भी आ जाते हैं, टॉप गवर्नमेंट्स भी बड़ी नाअहल होती हैं, लेकिन वो फ्रेमवर्क ऐसा काम कर रहा होता है कि वो सारी चीज़ों का इल इफेक्ट्स न्यूट्रलाइज कर देता है। पॉलिसी मेकिंग में भी वो जो खराबी हैं उनको काफ़ी हद तक वो बैलेंस कर लेता है। हमारे यहाँ ऐसे लगता है ये या तो यरगमाल हुआ है बिल्कुल ऊपर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स का, या फिर ये बदनीयत है या इनकॉम्पिटेंट है। वोट आप तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट कहते हैं इनको सर। मियां साहब बात ये है कि पिछली जो यानी 2011 से ऑनवर्ड हाँ जब हमने ऑपरेशन प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, अच्छा उसका नतीजा है कि हमारे जो रियासत के सतून हैं, अच्छा अदलिया हो, फौज हो, इंतज़ामिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल सेटअप हो, उसमें क्लियर कट फॉल्ट लाइंस आ चुकी हैं, अच्छा तकसीम हो चुका है। ये तो आपने याद रखा सैमसन एंड डिलाला वाला वो सैमसन ने सतून गिरा दिए थे ना। अब आप कहते हैं इमरान खान ने सतून गिरा दिए। नहीं मतलब ये है कि इमरान खान ने फॉल्ट लाइन फॉल्ट लाइन पैदा कर दी है। अब क्लियर कट हमारा हर इदारा इतना साइस्मिक उनका है इफेक्ट नहीं साइज पेम्पर किया गया ना। अच्छा बकायदा उनको अच्छा ऑपरेशन इमरान खान के जरिए अच्छा उनको ये पूरा मौका दिया गया कि वो फॉल्ट लाइंस क्रिएट करें। अच्छा अब वो आप देखिए हमारे यहाँ हमारी इनको चागी में भेजना चाहिए था, वहां को नीचे से कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो इस तरह की एक ग्रुप को निकालने के लिए दूसरे को जो बनाया गया है और वो हमेशा अल्टीमेटली वो गले पड़ा है। आप एमकेएम की मिसाल ले लें, नून लीग बनाई गई। अच्छा बाद में वो पछताते भी हैं जी ये भी गलत है ये भी गलत है, लेकिन वो रिपीट करते हैं। अच्छा रिपीट करते हर बार रिपीट कर रहे हैं। बंदा बदलते हैं ना, हाँ। बाकी काम तो वही करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वही हैं। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो ये तकसीम दर तकसीम का अमल है, ये उसका शाखसाना है कि हमारी हुकूमत जो है, जो हुकूमत वक्त है, वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा सकी। मैं आपको क्योंकि हिंदुस्तान का जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया, हिंदुस्तान ने आप देखिए हिंदुस्तान की तमीर और तरक्की की बुनियादें जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। उन बुनियादों को मनमोहन सिंह तक हाँ किसी हुकूमत ने ब्रेक नहीं किया, वो पॉलिसी का तसलसल रहा। मनमोहन सिंह ने उसमें एक नया वो बेहतरी लाए वही मैं उन्होंने एक नया विजन, मैंने कहा शायद कह रहे हैं कि अच्छा मनमोहन सिंह ने हाँ। नया विजन दिया, ठीक है, जिसके नतीजे में आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के बड़े लैंडस्केप पर जी बड़े ग्रोथ लेवल पे है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ तो इंडिया तो बेसिकली सोवियत यूनियन का लाई था ना, लेकिन उसने फौरन अपनी अलाइनमेंट बदली, अमेरिका के साथ रीअलाइनमेंट कर ली। हाँ। और फिर हमने देखा कि अमेरिका की मदद से वो उसने मुआशी तरक्की भी की और जो टेक्नोलॉजी वाइज है, यानी आपको पता है कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जी सिर्फ इंडिया को अमेरिका ने दी है। तो अमेरिका की मदद से इंडिया जो है इस वक्त, वैसे पाकिस्तान का चीन के साथ तो है ना सिविल न्यूक्लियर। देखिए हम चीन को भी हम अभी तक सी पैक यानी नहीं सिविल न्यूक्लियर कैनोप ये सारे जो है चश्मा न्यूक्लियर बात ये है उसकी कैपेसिटी कम है। कोई भी दूसरा मुल्क आपको बहादुर नहीं बना सकता, आपको अमीर नहीं बना सकता खुद जब तक आप खुद ना करें, जब तक आप खुद ना हो। देखिए सी पैक जो है नो डाउट एक गेम चेंजर मंसूबा था। हमने क्या किया, इमरान खान के दौर के अंदर आके हमने उसको
पलट दिया। अच्छा, यानी उसमें लिखा हुआ था कि अच्छा, ये बचपन में जब लूडो खेलते थे ना तो गुस्से वाला एक बच्चा होता था, वो एकदम ठुड्डा मार देता है कि मैं जीत नहीं दिया। ठीक है, आप तो उस तरह ले जा रहे हैं स्टोरी। तो हमने वो किया, अच्छा। वो स्टेल हो गया। अच्छा, अब हम दोबारा उसको अच्छा। सेकंड फेज जिसको हम कह रहे हैं, असल में तो वो दोबारा हम रीस्टार्ट उसको कर रहे हैं ना। चीन को अब हम पे वो एतमाद नहीं है अच्छा, जो सी पैक शुरू करते वक्त बादशाह था। साहब किसको है आप पे एतमाद? अब आते हैं डॉक्टर साहब। एतमाद मुझे वो मुल्क बता दें हाँ, जिसको आप। अच्छा, वो ईरान की आपने बात हाँ, की है। ईरान का आ जाए। एक बात याद रखिए, वैसे आप ईरान के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते नहीं कभी। ईरान जो है इस खित्ते के अंदर इसराइल और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी राय बिल्कुल कॉनोक्लास्टिक डिफरेंट मेरी है। भी यही है। हाँ जी, अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हाँ। हिडन नहीं, ओपन कैसे? अच्छा, इस वक्त दुनिया मिडल ईस्ट से जो तेल की तजारत दुनिया में होती है, हाँ। वो उसके दाने पर बैठा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और वो Gulf and all that. सिर्फ वो अपने ट्रॉलर ला के अगर खड़े कर दे, जो वो कभी नहीं खड़ा जो करेगा। कभी नहीं खड़ा करेगा। हाँ, असल बात तो अब आपने कर दी ना। सही इस है। हवाले से हाँ। और बाकी मामलात में भी अरब वर्ल्ड जो है, हाँ, बात ये थी डॉक्टर साहब से बड़ी सिंपल हाँ कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद हाँ, अमेरिका नीडेड एन एनिमी एग्जैक्टली। अपनी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जी जी, चलाने के लिए, उसको और उसका कारोबार है ये। वो ईरान ने दिया। हाँ। मौका ईरान ने दिया जी। अरबों के खिलाफ हुआ अच्छा, बना के। ईरान के पास आर्मामेंट्स अमेरिकन भी हैं उस जमाने में थे। उस जमाने में थे। हाँ। शहनशाह के दौर में तो बहुत थे। और देखें, शहनशाह के दौर में तो सारा अमेरिकन CIA के जो ईरान इराक लड़ाई है, हाँ, उसमें ईरान एंटी अमेरिका था हाँ। और असला अमेरिकन था, असला और अमेरिकन। इराक वो जो कॉन्ग्रेस स्कैंडल हुआ था, हाँ, शिप भर के आए थे। प्रो अमेरिका था और असला रूसी था। बिल्कुल। तो वो ईरान को असला दिया गया वियतनाम ने जो पकड़ा था अमेरिकनों से, ठीक है। और इराक को इसी तरह किसी और जगह जो रूसी असला पकड़ा था वो दिया गया ताकि वो लड़ सके। 13 साल तक लड़ते रहे। सो ये दुनिया को समझना चाहिए आपको कि असल फायदा जो वो जो रॉथचाइल्ड और वो बैंकिंग और वो उनको कहाँ हो रहा है, और चीनियों को समझ अच्छा आने के बाद। डॉक्टर साहब, ऐसे तो बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है कि ईरानियंस अपने वो माजी को देख के या ज्यूज का कोई इनमें कॉमनैलिटी है कोई? मुझे ये बताइए कि Points of convergence है, बड़ा sensitive सा सवाल है। सऊदी अरब को तेल कहाँ से आता है? कोई मुसलमान मुल्क ने तेल पैदा करने वाले ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ इजराइल को। वो टेक्निकली ईरानियन ऑयल है जो जॉर्डन के थ्रू जाता है इजराइल। तो इसका मतलब उनके जिसकी वजह से अमेरिका ने इजराइल को कहा कि ऑयल इंस्टीट्यूशन पे नहीं करना। स्ट्रेटेजिक एसेट है उन पे हमला नहीं करना। अच्छा, दूसरा आपने जो सवाल न्यूक्लियर एसेट्स पे भी नहीं करना। न्यूक्लियर पे भी नहीं करना। अमेरिका के इसराइल के किसी मुफाद पर ईरान कभी भी अटैक नहीं करेगा जेन्युइनली, जो नहीं किया गया अब तक। आप देखें, वो 300 400 के 180 मिसाइल फायर किए, एक बंदा मरा। हाँ, वो मोटराइज्ड मिसाइल थे। हाँ। मोटराइज्ड मिसाइल मीन के इंजन लगा हुआ है, हाँ। पाइप लगा हुआ है, और उसके ऊपर थोड़ा सा बारूद है, मसाला लगा हुआ है। और जब वो जाके गिरता है तो वो एकदम एक बढ़ता है। और अगली बात याद रखिए, ईरान का सारा इमेज ही सारा नहीं। हकीकत ये है कि अमेरिका ने अरबों को काबू रखने के लिए वो तो बड़ी देर से ईरान का हुआ खड़ा किया हुआ है। हाँ, कि देख लो, ईरान खा जाएगा तुम्हें। और एक बात याद रखिएगा, अरब और अजम कभी इकट्ठे नहीं होंगे। अरब जो हैं वो सुपीरियरिटी में है, कॉम्प्लेक्सिस हैं, और ईरान को वो अजम का नुमाइंदा समझते हैं। लेकिन ईरान के अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो सिविलाइजेशन का माजी का। इसलिए ईरान कभी भी जो अमेरिका और इसराइल के स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान अजम है या क्या है? नहीं, पाकिस्तान बेचारा तो कहीं भी उन दोनों से भी नीचे है, कोई भी नहीं। पाकिस्तान इसमें एक और बड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है, वो आखिरी 1 मिनट अब आप सम अप कर दें। इजिप्ट जो अरब भी है
और अफ्रीकन भी है। तो अरबी उसको ना अरबी मानते हैं ना अफ्रीका मानते हैं। मियां साहब और पाकिस्तान इजराइल खुद एशियन मुल्क है। एशियन मुल्क है। मियां साहब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, ह्यूमन पोटेंशियल, नेचुरल रिसोर्सेज, Resources, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन, Mineral resources। ठीक है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, क़यादत। क्या आदत? वो नहीं सर, नहीं, क़यादत अब कहाँ से आएगी? कंसोलिडेशन ऑफ माइंड्स, हाँ। तो ये क्या है? जो आपको थिंक टैंक्स बना के इन सियासतदानों को, सियासतदान तो ऐसे ही होंगे नहीं, ऐसे दुनिया में देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ सर, कि हम हर वक्त सियासतदान को निजात धंधा समझते हैं। अमेरिका के 2 सियासतदान इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ। उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है? कितनी कैपेसिटी? दोनों बीमार हैं। कितने नहीं, कॉम्पिटेंस दोनों मेंटली बीमार हैं। लेकिन उनको ब्रेन देता है वो निजाम, ये निजाम आप लाएं, इंस्टीट्यूशंस चलें। हाँ, आपको ट्रांसपेरेंट डॉक्टर साहब प्रोग्राम अब, हाँ, तो इंस्टीट्यूशन आई थिंक इज द सोल्यूशन। जनाब बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, बड़ी जी ज़बरदस्त से रासल गुफ्तगू हम सारे इश्यूज़ पे, SCO पे भी, इस पे अभी भी हमें बहुत सा एक स्पेड वर्क, खैर कमी थी कोई, लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करना है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो इसको गेन्स को कंसोलिडेट करना और उसमें आइडेंटिफाई करना नए रास्ते, सो द सोल्यूशन लाइज ओवर देयर। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।